कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत। जय जोहार। संगी हो छत्तीसगढ़ माँ होथे संगी कुसुम के बढ़िया खेती। अरे ये खर खेती करैया संगी पहिने सोन के पेती। कुसुम से हमला मिलथे भैया बढ़िया बढ़िया तेल। एखर खेती देही संगी पैसा करेला पेल। देखो देखो संगवारी कुसुम के खेती के आधुनिक तैयारी। संगी हो आज हम आप मन ला कुसुम के आधुनिक खेती कैसे करे जा सकते यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। अब एक विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए श्री राजीव श्रीवास्तव जी। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं संगी हो। तो आओ हमन ये देखथन कि कुसुम के आधुनिक खेती कैसे करन जेकर से हम बढ़िया उत्पादन पा सकन। एकर पहली एक छोटे से संदेश। जरबेरा एक सूरजमुखी कुल का पौधा है और जरबेरा एक ऐसा व्यावसायिक फसल है फूल वाली फसलों में। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका मूल्य देखें तो ये जितने भी कट फ्लावर में उपयोग होते हैं या फिर जो बुके बनाने में उपयोग होते हैं उसमें उन फसलों में 10 जो फूलें हैं, जो फूल वाली जो फसल हैं उसमें 5वें स्थान पर आता है। चूँकि ये कंपोजिटी कुल का एक पौधा है और इसका जो फूल है उसी का उपयोग सजावट के रूप में बुके बनाने के लिए और कई तरह के उपयोग शादी ब्याह में कई तरह के उपयोग में ये लाया जाता है। और इसका जो व्यावसायिक खेती है यदि देखें तो दूसरे जो फूल वाले किस्में हैं या दूसरे फूल वाली जो फसल हैं उसमें उसके बदले में इसमें ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। संगी हो संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। संगवारी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुछ भी फसल होए बर मौसम हाँ सबसे बड़ी महत्व की चीज़ होती है। अगर ओखर लाइक मौसम को हमला नहीं मिलिस तो कोनो भी प्रकार के खेती है सही ढंग से होच नहीं सके। तो हमार जो छत्तीसगढ़ के मौसम है 3 प्रकार के। ये मौसम हाँ यहाँ के जो जलवायु है वो है कुसुम के खेती बर उपयुक्त है कि नहीं। और संगे संग में यूँ जानबो कि यहाँ के जो भूइयाँ हैं तो उन्हें सही है कि नहीं। अब ये भूइयाँ की तैयारी कैसे करना है ये 3 बात ला जानना है। यही सबसे पहली चीज़ होती। अगर ये तीनों चीज़ बढ़िया हो गए तो फिर खेती के समझ लो बहुत बढ़िया नींव पड़ जाते। तो आओ ये देखते। छत्तीसगढ़ में कुसुम बहुत पहले से लगाई जा रही है, बहुत समय से लगाई जा रही है। किसान भाई छत्तीसगढ़ में कुसुम को बर्रे भाजी के नाम से जानते हैं। ये एक रबी मौसम की तिलहनी फसल है और जितनी भी छत्तीसगढ़ में वर्षा आधारित धान की खेती करी जाती है और रबी में हम देखते हैं कि सारे खेत खाली पड़े हैं, अधिकांश खेत खाली पड़ रहते हैं। अगर किसान भाई कुसुम को लगाते हैं तो ये एक ऐसी फसल है जिसमें ना ज़्यादा देख रेख है, ना ज़्यादा पानी चाहिए और जो हमारी जो स्टेट है या हमारा भारत सरकार है ये तेल को बाहर से लाने में बहुत सारा इसका पैसा खर्च होता है। तो यदि हम अपने छत्तीसगढ़ में जो भी खाली जगह है वहाँ पे अगर हम कुसुम की खेती करते हैं तो हम अपने प्रदेश को देश को तेल पे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जो इसका तेल है वो तेल भी जैतून के तेल से समतुल्य माना जाता है। मतलब जैतून का तेल सबसे अच्छा माना जाता है और उसके समतुल्य कुसुम का तेल माना जाता है। आपको किसान भाई जानते होंगे महाराष्ट्र में करडी के नाम से इस फसल को लगाया जाता है और करडी का तेल पुराने ज़माने में बहुत खाया जाता था। और ये इसकी जो तेल की क्वालिटी देखें तो उसमें असंतृप्त वसा ज़्यादा रहते हैं। असंतृप्त वसा जिसमें भी ज़्यादा रहेंगे वो तेल अच्छा माना जाता है और उसमें कुसुम का तेल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुसुम के लिए सभी प्रकार की ज़मीनों में ये लगाया जा सकता है। उच्च भूमि होगी तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जैसा आपको बताया पानी इसको नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर आपके पास एक सिंचाई है तो ये फसल जो अभी आपको दिख रही है ये एक सिंचाई वाली फसल है। तो अगर एक सिंचाई हमारे पास है तो इसको हम ले सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के लिए जो है इसको जड़ें इसकी गहरी जाती हैं क्योंकि ये सूखा निरोधी फसल है तो जड़ें इसकी गहरी जाती हैं। तो खेत हमको तैयार करना पड़ेगा, बहुत गहरी जुताई नहीं करना है लेकिन एक बार कल्टीवेटर चला के लेबल करके इसको लगाया जा सकता है। इस फसल के लिए प्रति एकड़
4 किलो बीज की मात्रा लगती है, जो कि पहले हम थायरम से अगर उसका सीड ट्रीटमेंट कर लें तो अच्छा है। और इसका जो फर्टिलाइज़र की मात्रा है वो भी बहुत कम है, 40-40-30 इसमें एनपीके की मात्रा लगती है, तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी कम है। अगर हम नाइट्रोजन 60 तक जाते हैं तो फसल बहुत अच्छी आती है। अभी जो आप खेत देख रहे हैं इसमें हमने 60 किलो नाइट्रोजन दिया है, 40 किलो P2O5 दिया है, पोटाश दिया है, और K2O जो है वो हमने 30 दिया है। तो ये फसल के लिए जो अन्य फसलों से अगर हम तुलना करें तो इसमें फर्टिलाइज़र की भी कम मात्रा लगती है। तो जैसे कि अभी आप मल्ला श्रीवास्तव जी है बताई सब है कि ये कुसुम के खेती छत्तीसगढ़ में बढ़िया ढंग से हो सकत है संगी हो। अब दूसरी बात ये आते कि ये बीजा, अब बिन बीजा के कुछ हो भी नहीं करे, तुम अच्छा से जानते छे, तो बीजा के वेराइटी ये बहुत महत्व रखते हैं। अलग अलग वेराइटी के बीजा मन के अलग अलग ढंग से उत्पादन मिलते, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु और छत्तीसगढ़ के भूइयाँ के हिसाब से कौन कौन प्रकार के बीजा है हमारे छत्तीसगढ़ बड़ा अच्छा है, और साथ साथ में ये बीजा लो उपचार करे बर पड़ही का, और एक जो मात्रा है एकड़ पिछू कतेक लग जही, और लगाए के विधि, ये चारों चीज़ जानना है ना। आवा देखा जो प्रमुख किस्में छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित हैं वो है सीजी कुसुम 1, सफ़ेद पुष्प वाली फसल है ये, और ये लगभग 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी किस्म है जो सेंट्रल से निकली है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही विकसित है, IGKV कुसुम। IGKV कुसुम जो है वो उसमें 35% तेल है, उपज 16 से 17 क्विंटल आती है, और ये लगभग 135 दिन में पककर तैयार होती है। आपने पूछा कि इसको बोना कैसे है। किसान भाई अगर छिड़का में बोना चाहते हैं तो छिड़का में बो सकते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक पद्धति से लगाना है कतार से कतार में, तो आपको 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। फर्टिलाइज़र मैं आपको बता चुका हूँ, 60-40-30 अगर आप डालते हैं एनपीके की मात्रा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब तीसरी बात आते संगवारी हो, महत्तम की चीज़ ये कि पानी के प्रबंधन कैसे करे जाए। का है कि जौन ढंग से हम खेती करबो, जौन ढंग से हम वो खेती ला लगाबो, वही ढंग से ओकर पानी की व्यवस्था करे पड़ते। कोनो मांदा लगते, कोनो छींच देथन, कोनो ला नर्सरी ला के लगाथन, तो सब में पानी दे के तरीका अलग अलग होते। अगर एक टाइप के पानी पलो देबो तो पानी हमला बरोबर नहीं मिल पाही। तो एमा हमला जल के प्रबंधन कैसे करना है, शुरू से लेकर के आखिरी तक फूल फल के लगत तक ले एक जल प्रबंधन कैसे करना है, और देख के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। आवाज़ देख लेथन ना। इसमें जल की अधिकता से नुकसान होता है। अगर बारिश आ गई है तो आपको पानी निकालना ज़रूरी है। ये फसल ऐसी है, हार्ड फसल कहलाती है, जो कि कम से कम पानी में होती है। तो अगर इसको मैंने आपको बताया कि एक पानी आपको जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए देना है बुआई के बाद, और दूसरा पानी आपको 60 से 70 दिन के बीच में देना है। 2 पानी उपयुक्त हैं, भरना नहीं है खेत में। अगर आप कहीं पे गड्ढा है, पानी भर रहा है तो फसल मर जाएगी। तो ये इस फसल को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में रबी में जो भी खाली खेत पड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों के लिए ये फसल सर्वथा उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में दूसरी समस्या है, बाढ़ नहीं होती है। तो आपको जैसे बताया कि पुष्पन के पहले आपको फसल को बचाना ज़रूरी है, लेकिन अगर पुष्प आने के साथ ही इसमें कांटे आने लगते हैं, और कांटे आ गए तो उसके बाद इसको ना गाय खाती है, ना बंदर डैमेज करते हैं, ना कोई दूसरे पशु इसको ख़राब करते हैं। चोरी होने की कोई संभावना नहीं है, और बिना बाड़ी वाले खेतों में भी ये फसल अगर शुरू में हमने रक्षा कर ली तो ये बहुत उपयुक्त होगी। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि हनी भी, इसमें जो मधुमक्खी है उसका आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है। तो यदि इसके बीच में मधुमक्खी के केज भी रख दिए जाते हैं तो एक अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं आप देख रहे होंगे कि ये सूखने के बाद लाल हो जाती हैं। उन पंखुड़ियों का भी महत्व है। अभी आज के समय में हर्बल चाय का, हर्बल टी का बहुत प्रचलन है। तो इसके जो पंखुड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा रंग निकलता है, खाने वाला रंग निकलता है, और उस रंग से वो खाद्य मिठाइयों में भी उपयोग में आ रहा है, बिस्किट बनाने में भी आ रहा है, दवाइयों की कोटिंग करने में भी हो रहा है। और इंदौर और परभनी के जो वैज्ञानिक हैं वो उनकी जो पंखुड़ी है वो भी 3000 रुपये किलो में बेच रहे हैं। पंखुड़ी से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। तो ये एडिबल कलर में, एडिबल डाई में इसकी पंखुड़ियों का रंग उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये किसान भाइयों को एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। ये पुष्पन के बाद ये पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं और लगभग 20 दिन में इनको हम तोड़ सकते हैं।
तो ये एक अतिरिक्त लाभ होगा। और ऐसी मान्यता है, कोई वैज्ञानिक आधार इसका मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि इसकी पंखुड़ियों की चाय बना के पी जाती है तो हड्डियों के जोड़ में जो दर्द होता है उसमें कुछ राहत प्राप्त होती है। लेकिन कोई इसका वैज्ञानिक आधार अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रचलन में है। संगियो, आज के हमारे जो ये विषय है कि कुसुम के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये तो चलत रही। अब एक छोटे सा संदेश और ले लेते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कि खातू तो हमन अपन पौधा ल देथन, लेकिन ओकर खवैया और कई ठन खर पतवार मन ह खेत में जाम जाथे। तो ओकर से होते ये कि जतका खातू हमर फसल ल मिलना चाहिए उतका नहीं मिल करके आधा ल ज़्यादा ला खर पतवार मन खा देते। तो खर पतवार के नियंत्रण कैसे करना है, हो गए है तो ओकर नियंत्रण जानना जरूरी है ना। तो आवा देखथन खर पतवार के नियंत्रण। इस फसल में, खड़ी फसल में कोई भी नींदा नियंत्रक प्रस्तावित नहीं है। आप सही कह रहे हैं। अगर हमने इसमें शुरू में गुड़ाई कर दी है तो सेंजी जो आती है, ट्राइफोलियम 3 पत्तियाँ जो आती है, ये एक समस्या है छत्तीसगढ़ में सभी खेतों में। तो इसको अगर हमने निदाई करी है तब तो ये कंट्रोल हो जाती है, और नहीं तो इसको जो हम एक पानी लगा रहे हैं 70 दिन के बाद, उस समय तक फसल की ग्रोथ हो जाती है ना। अगर प्लांट की ग्रोथ हो गई है, कैनोपी आ गई है, तो उसके बाद निचले स्तर पे सूरज की रोशनी कम पहुंचती है तो वहाँ पे नींदा कम आते हैं। लेकिन अगर आ रहे हैं तो उनको उखाड़ना ज़रूरी होता है। खड़ी फसल में कोई भी खरपतवार नाशी प्रस्तावित नहीं है, तो केमिकल का उपयोग खरपतवार नाश के लिए खड़ी फसल में ना करें। ऐसे कोई चीज़ नहीं है संसार में जो पैदा हो है जेमा रोग या व्याधि या कीड़ा नहीं लगत होही। तो यहू में कुसुम की जो खेती है तेमा अगर हम करबो तो कौन कौन प्रकार के रोग लगे के संभावना है, और रोग है काबर लगथे, और कौन कौन प्रकार के कीड़ा घलो एम लग सकथे कि नहीं लगे, ओमन काबर लगथे। ये रोग और कीड़ा लगे हुए पौधा मन के का लक्षण है, उमा का बदलाव दिखथे, एला देख लेथन। और साथ साथ में यहू जान लेथन कि ये रोग मन के निदान कैसे करे जाए, है ना। आओ, जो प्रमुख कीट आते हैं उसमें माहो लगता है, और माहो के लिए रोगर या क्लोरोपायरोफास 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम अगर स्प्रे करते हैं खेत में तो ये माहो का नियंत्रण हो सकता है। दूसरा, इसमें चने की इल्ली लगती है, उसके लिए भी जो अभी आपको दवाई बताई है क्लोरोपायरोफास का 1.5 ml पर लीटर का स्प्रे प्रस्तावित है, उससे वो कंट्रोल हो जाती है।
इसमें जो बीमारी आती है वो आती है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, जो पर्ण झुलसा रोग होता है वो आता है। नीचे से पत्तियों में झुलसापन शुरू होता है जो ऊपर की ओर आता है, और ये एक प्रमुख बीमारी है जिससे कि उपज में भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका नियंत्रण के लिए एक फंजीसाइड है साफ, SAAF, ये इस नाम से बाज़ार में मिलता है। 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको पानी में घोल के और हमको स्प्रे करना है। अगर बारिश आई है तो बारिश से 2 या 3 दिन बाद इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है, या पानी लगाया है तब भी, या फिर बीमारी के लक्षण जैसे ही दिख रहे हैं, निचली पत्तियों से शुरू होते हैं, तो हमें साफ फंजीसाइड का स्प्रे प्रस्तावित है और वो करना चाहिए, अन्यथा फसल बहुत जल्दी ख़राब होती है। हमारे क्षेत्र में ये फसल में अभी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जा रही है, तो लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। वैज्ञानिक आधारों पे, पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पे ये देखा गया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे तेल का प्रतिशत इस फसल में आता है, छत्तीसगढ़ में 2% ज़्यादा तेल मिल रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जनवरी में बारिश आती है, इस वर्ष तो नहीं आई है, बट जर्मिनेशन में जो जनवरी में जो बारिश आती है उससे इस फसल को आधार मिलता है, और जब पुष्पन आता है, जो तेल की मात्रा बढ़ती है, पुष्पन से इसके पकने की अवधि के बीच का जो पीरियड रहता है, अगर वो ज़्यादा है तो तेल ज़्यादा बनता है, तो वो पीरियड यहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे तेल की मात्रा पाई जाती है इस फसल में, उससे 2% ज़्यादा तेल छत्तीसगढ़ में पाया गया है। ये पिछले 20 साल की रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ। अब महत्तम के बात होते तैयार फसल ला काट के घर ले गे के काटे के बेर भी सावधानी अगर नहीं बरतबे तो बहुत अगर नुकसान हो जाते संगवारी हो। कई ठन चीज़ में झरैया होते, कई ठन चीज़ ला कहूँ हम कच्चे में काट दें तब वो नहीं बने, तब ये कतका दिन में ये तैयार हो जाते। अब एक कटाई कैसे करना है, और कटाई के बाद एला हमला बाजार लेगे से पहली भंडारण कैसे करना है ये भी जानना है। नहीं तो कोनो मेरे कहूँ रख दें किसनो पाए तीसरे कहूँ रख देवो तो हमारे जो तैयार फसल है तेमा कई प्रकार के नुकसान हमला झेले पड़ सकते। तो आवा देखथन कि कुसुम बर हमला कैसे कटाई करना है और एक भंडारण कैसे करना है। इस फसल में जो मैंने आपको एक किस्म बताई है सीजी कुसुम 1, ये 125 दिन में पक जाती है लगाने से। 125 दिन में जब ये पक जाती है तब इसकी हम थ्रेशिंग कर सकते हैं। थ्रेशिंग के लिए जो कंबाइनर आ रहे हैं धान के और गेहूं के काटने वाले, उनसे हम करा सकते हैं, या फिर अगर आपने काट लिया है इसको तो जो गेहूं का थ्रेशर होता है उसमें भी इसका बीज बड़ी आसानी से निकल जाता है। और इसको काटने के समय आपको जैसा बताया कि कांटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे नहीं हैं, लेकिन जो कांटे रहते हैं तो जो दस्ताने मिलते हैं जो हमारे हार्डवेयर की दुकान में 10 रुपये जो भी मिलते हैं दस्ताने लोहे वाले उपयोग में करते हैं, उस दस्ताने को पहनकर भी हम इस फसल को काट सकते हैं। एक ये समस्या मानी जाती है, लेकिन आजकल कंबाइनर में अगर आप ज़्यादा क्षेत्र में लगा रहे हैं तो कंबाइनर जो गेहूं और धान के काटने के लिए मंगाए जाते हैं उससे इस फसल को बड़े आसानी से काटा जा सकता है। भंडारण के लिए इसको सन ड्राइंग करना है। इसका जो छिलका रहता है वो कड़ा रहता है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भंडारण में कीट नहीं आते हैं, लेकिन अगर जैसा कि दूसरी फसलों में होता है इसमें नमी की मात्रा कम करने के लिए कटने के बाद सूरज की रोशनी में सुखाना आवश्यक होता है। 1 या 2 दिन अपन सुखा के इसको भंडारण कर सकते हैं। इसका जो भी इसकी वायबिलिटी है, अंकुरण जो बना रहता है 1 साल के लिए रहता है, उसके बाद ये बीज की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ संगी हो, खेती अब बहुत लाभ देने वाला हो सकत है, और ये जो कुसुम के जो खेती है तेन हाँ ये बढ़िया लाभ देते, ऐसे हमारे वैज्ञानिक जी ये बताए हमें। तो एक हमला कतका लागत एकड़ पीछू या हेक्टेयर के पीछू कतका पैसा हमला लग जाइए में, और लगे के बाद में हम अनुमानित तौर पर 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में कतका हम फ़ायदा कमा सकत हन, ये जानना है ना। तो देखथन लागत और लाभ। जैसा आपको बताया कि इस फसल में 4 किलो प्रति एकड़ की बीज की मात्रा है, तो बीज का खर्चा नहीं है। फर्टिलाइज़र आपको बताया अन्य फसलों की तुलना में 60-40-30 है, तो फर्टिलाइज़र की भी नहीं है। आपको सिंचाई भी नहीं चाहिए, 1 या 2 सिंचाई में आप इस फसल को ले सकते हैं। तो अन्य फसलों की तुलना में इस फसल की लागत बहुत कम आती है। 5 से 7 हज़ार प्रति एकड़ प्रति हेक्टर में
हम इसको खर्चे में हम इसको उगा सकते हैं। एक बार इसमें जब पुष्पन आ गया, कांटे बन गए, तो जो हमारी चराई की समस्या है या सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्या है उसका भी हल मिल जाता है। और अगर किसान भाई तेल बना के बेचते हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। जो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इसकी भाजी जिसकी की पोषकता बहुत ज़्यादा रहती है, तो भाजी से किसान भाइयों को अतिरिक्त आय होगी। अगर वो पंखुड़ियाँ कलेक्ट करके इसको बेचते हैं उससे अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। या जो बीज है उसको अगर तेल निकाल के बेचते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कुसुम के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन लगाए जाते हैं और किसानों को उसमें बीज और फर्टिलाइज़र को प्रदान किया जाता है। और जो भी उसमें कीड़े या दवा बीमारियां आती हैं उनके लिए समय समय पर सलाह दी जाती है। तो राज्य स्तर पर और देश के स्तर पे FLD जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन डालते हैं, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये वही संगवारी हो कुसुम के खेती के शुरू से लेकर के आखिरी तक के आधुनिक तरीका के जानकारी। ये तरीका से खेती करिया तो निसंदेह तुमला फ़ायदा जरूर हो ही, भले कम ज़्यादा हो सकते, नुकसान नहीं हो। अब बेरा है एक छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के, आओ ओखरो मजा लीन। नंदियम बैठे हैं कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नंदियम बैठे हैं कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। डमरू बजावते अपर सुकर लागते। नंदियम बैठे हैं कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नंदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। पहली सेवा में आए पूजेरी बालकवा। पूजेरी बालकवा भोला पूजेरी बालकवा। पहली सेवा में आए पूजेरी बालकवा। पूजेरी बालकवा भोला पूजेरी बालकवा। शंकर जी के पूजा ला करावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नंदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। दूसरा सेवा में आए माली एक बालकवा। माली एक बालकवा भोला माली एक बालकवा। दूसरा सेवा में आए माली एक बालकवा। माली एक बालकवा भोला माली एक बालकवा। बेल पान फूला चढ़ावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते। तीसरा सेवा में आए आहिरा बालकवा। आहिरा बालकवा भोला आहिरा बालकवा। तीसरा सेवा में आए आहिरा बालकवा। आहिरा बालकवा भोला आहिरा बालकवा। शंकर जी में गोरा सा चढ़ावा थे। नदियम बैठे कुलेश्वर महादेव डमरू बजावते।
मजा इसने संगवारी हो गीत संगीत में। हाँ तो संगी हो, आज हमन मन के भोजन संगीत और तन के भोजन या तन बर कुसुम के तेल, ये दोनों के जानकारी बढ़िया ढंग से लेहन संगी हो। अवैया दरी बर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तो घस जम्बो संगवारी मल्ला, जय जोहार।